नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेदर फोरकास्टिंग की पहली सीरीज में ऑलरेडी आपके सामने पहली वीडियो मैं ऑलरेडी आपके सामने अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने वेदर फोरकास्टिंग के बारे में, वेदर फोरकास्टिंग का क्या इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के बारे में, इंडिया में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वेदर फोरकास्टिंग एजेंसीज हैं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का क्या रोल है, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। यहाँ पे रैपिड इंडियन वेदर सैटेलाइट डाटा, नेशनल मॉनसून मिशन और नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के थ्रू जो एक सर्वे रिपोर्ट लेके आई गई है नेशनल मॉनसून मिशन के आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप पिछली वीडियो की बात करो दोस्तों, तो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट एजेंसी इसके बारे में बताया था इंडिया की, जिसमें मैंने आपको बताया था नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग के बारे में और इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में। कुछ और इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जो वेदर फोरकास्टिंग में इन्वॉल्व है इंडिया में। एक है आईआईटीएम पुणे, जिसको बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोलॉजी पुणे। आईआईटी दिल्ली में भी लगातार रिसर्च होती रहती है, आईआईटी मुंबई में भी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में भी। तो कहीं पे अगर आपको मेजर ऐसे इंडियन इंस्टीट्यूशंस जो कि वेदर फोरकास्टिंग से रिलेट करते हैं इंडिया में के बारे में कुछ लिखना हो, तो आप इन इंस्टीट्यूशंस के नाम लिख सकते हैं। अब बात आते हैं सैटेलाइट्स की दोस्तों। इंडिया में सैटेलाइट्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं वेदर फोरकास्टिंग में, तो यहां पे इंपॉर्टेंट आती सबसे पहले इनसैट सीरीज ऑफ सैटेलाइट। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करके आप अपने जेन्युइन डाउट्स पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं और मेरी मदद भी कर सकते हैं। अब देखिए, जो इनसेट सीरीज ऑफ सैटेलाइट है उसमें होता है वेरी हाई रेजोल्यूशन रेडियोमीटर। ये जो वेरी हाई रेजोल्यूशन रेडियोमीटर है, कुछ काम करता है। क्या करते हैं ये इनसेट सैटेलाइट्स? ये क्लाउड मोशन के वेक्टर्स बनाते हैं। देखिए कहां कहां पे किस किस तरीके से क्लाउड्स मूव कर रहे हैं, इससे ये पता चल सकता है कि बारिश होने के आसार क्या है, क्लाउड के टॉप पे टेम्परेचर क्या है, वाटर वेपर कंटेंट क्या है किसी एक जगह का। इन सब चीजों की स्टडी करके न्यूमेरिकल मॉडल से रेनफॉल एस्टिमेशन के बारे में पता किया जा सकता है, वेदर को फोरकास्ट किया जा सकता है, साइक्लोन कब आएंगे ये पता किया जा सकता है और साइक्लोन के ट्रैक्स को प्रिडिक्ट किया जाता है। और कहीं ना कहीं इससे प्रिडिक्ट किया ही जाता है। जो साइक्लोन्स बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट होते हैं और जो थोड़े बहुत अरेबियन सी में ओरिजिनेट होते हैं, वो हमारे जो कोस्ट को टच करते हैं, पहले से हमें कैसे पता चल जाता है? इन्हीं सैटेलाइट की डाटा से पता चलता है। और इन सैटेलाइट्स में डाटा रिले ट्रांसपॉन्डर्स हैं जो कि फैसिलिटेट करते हैं रिसेप्शन एंड डिसेमिनेशन ऑफ मीटरोलॉजिकल डाटा फ्रॉम इन सीटू इंस्ट्रूमेंट्स लोकेटेड अक्रॉस वास्ट एंड इनएक्सेसिबल एरियाज। आपको पता है पूरे के पूरे इंडियन ओशन में स्ट्रेट ऑफ मलक्का तक और आप कह लीजिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न एज तक इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है वेदर फोरकास्टिंग के लिए। अभी इतने बड़े इलाके में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, तो कहीं ना कहीं अपने ऑब्जर्वेशंस टूल लगा रखे होंगे, अपने ऑब्जर्वेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लगा रखे होंगे। तो देखिए आपको पता है दोस्तों, इंडियन ओशन में बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, वो अनइनहेबिटेड हैं। इंडियन ओशन में हजारों की तादाद में आइलैंड्स हैं और इन हजारों की तादाद की आइलैंड्स में जरूरी नहीं है कि कोई पॉपुलेशन रहती हो, लेकिन वहां पे इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पर्संस ने जाके अपने इंस्ट्रूमेंट्स को इंस्टॉल कर दिया। तो ये जो इंडियन मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट के लोग हैं, ये उस जगह पे जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स को इंस्टॉल कर देते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स उस जगह के वेदर पैटर्न को स्टडी करते हैं। तो मान लीजिए ये रहा आपका इंडिया, ठीक है, यहां है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, इधर है आपका इंडोनेशिया। तो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स और इंडियन मेनलैंड के बीच में कुछ जगहों पे आइलैंड्स है, वहां पे इन्होंने आईएमडी ने अपने इंस्ट्रूमेंट्स डिप्लॉय कर रखे होंगे। इस इंडोनेशिया और अंडमान निकोबार के बीच में या फिर ऑस्ट्रेलिया के पास कुछ आइलैंड्स हैं। अब ये ज्यादातर आइलैंड्स अनइनहेबिटेड हैं, हर आइलैंड में तो लोग रह नहीं रहे, तो यहां पे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स इंस्टॉल कर रखे हैं आईएमडी ने। अभी ये इंस्ट्रूमेंट्स जो वेदर डाटा रिकॉर्ड करेंगे, उस वेदर डाटा को आईएमडी के हेडक्वार्टर या सेंटर तक कैसे पहुंचाया जाएगा? तो वो पहुंचाया जाएगा थ्रू द डाटा रिले ट्रांसपॉन्डर्स ऑफ इनसैट सीरीज सैटेलाइट्स। ये जो इनसैट सैटेलाइट्स हैं, मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट्स हैं, जैसे कल्पना 1, इनसैट 3 है, इनसैट 3D जो कि जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में घूम रहे हैं, इनके अंदर है डाटा रिले ट्रांसपॉन्डर्स। और ये डाटा रिले ट्रांसपॉन्डर्स लगातार उन इन सीटू इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं जो कि इन आइलैंड्स में रखे हुए हैं। और ये जो आइलैंड्स डाटा को भेजते हैं इन डाटा रिले ट्रांसपॉन्डर्स के पास, वो डाटा रिले ट्रांसपॉन्डर्स इस डाटा को आईएमडी के हेडक्वार्टर्स में भेजता है और आईएमडी के हेडक्वार्टर्स इस डाटा के सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग करके यूजेबल इंफॉर्मेशन को निकालता है। अब यहां पे होता है क्विक विजुअलाइजेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा एंड प्रोडक्ट्स। और
ये इसके थ्रू मिलता क्या है, एक्यूरेट वेदर असेसमेंट। अभी बात दोस्तों ये है, ये जो क्विक विजुअलाइजेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा एंड प्रोडक्ट है, ये करता कौन है? तो इसके लिए एक चीज बनाई गई, एक डाटा एक्सप्लोरर एप्लीकेशन बनाई गई रैपिड नाम की, जिसका फुल फॉर्म है रियल टाइम एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन। इसको बनाया है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, इसरो, अहमदाबाद में। अब ये जो रैपिड सॉफ्टवेयर है करता क्या है? तो भैया इंडिया के वेदर सैटेलाइट्स के डाटा को कंपाइल करना, उनको विजुलाइज करना, 4 डायमेंशनल एनालिसिस देना, ये सब तरीके का काम है इस रैपिड, ये जो आपका रैपिड सॉफ्टवेयर है इसका। ये जो रैपिड सॉफ्टवेयर है, ये जो साइंटिस्ट हैं जो कि फोरकास्टिंग की फील्ड में इन्वॉल्व हैं, इन्वायरमेंट की फील्ड में इन्वॉल्व हैं, और इनफैक्ट कॉमन मैन को सर्विसेज प्रोवाइड करने का भी काम ये रैपिड डाटा एक्सप्लोरेशन एप्लीकेशन करती है। रैपिड डाटा एक्सप्लोरेशन एप्लीकेशन में सुपर कंप्यूटर्स का भी काफी प्रयोग है। और रैपिड जो डाटा एप्लीकेशन है, ये केवल सैटेलाइट्स के थ्रू आए गए डाटा को ही इन्फर नहीं करता है। देखिए, इसरो के बहुत सारे ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस बहुत जगहों पे डिप्लॉयड हैं, और ये जो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस है, ये बहुत तरीके से ग्राउंड को ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो ये देखते हैं कि टेम्परेचर क्या है एक जगह पे, रेनफॉल, सनशाइन, विंड डायरेक्शन, स्पीड, ह्यूमिडिटी। तो देखिए, ये जो रैपिड सिस्टम है, जिसको आप बोलते हो रियल टाइम एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, जिसको बनाया है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, इसरो, अहमदाबाद ने, ये एक वेदर डाटा एक्सप्लोरेशन एप्लीकेशन है। सैटेलाइट से आए गए डाटा को तो ये इन्फर करता ही करता है, साथ साथ इसरो के जो अलग अलग जगहों पे ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन हैं, इनके डाटा को भी ये एनालाइज करता है। और इस रैपिड में जो लेटेस्ट एडिशन है वो है नाउ कास्ट डाटा। ये जो नाउ कास्ट डाटा, ये क्या कहेगा कि अगले 3 घंटों में वेदर्स में क्या चेंजेस होने वाले हैं, किस तरीके के वेदर के कन्वेक्टिव सेल्स बनेंगे, थंडरस्टॉर्म आएगा, इसको भी ये एसेस कर लेता है रैपिड का नाउ कास्ट डाटा सिस्टम। ओके, तो ये जो रैपिड है एक बहुत पॉपुलर प्लेटफॉर्म बन गया है। अब इसके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन इनफ है, इससे ज्यादा मत डालिए। बात याद रखिएगा, कहीं पे भी एनवायरनमेंट या वेदर फोरकास्टिंग से रिलेटेड चीजें आपको लिखनी है तो रैपिड का फुल फॉर्म के साथ बता दीजिए कि कौन से सेंटर ने इसको डेवलप किया है, कैसे ये काम करता है। इतना अगर आप लिख सकते हो, बहुत नंबर मिल जाएंगे। अब आते हैं नेशनल मॉनसून मिशन। और नेशनल मॉनसून मिशन को मैं आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूं, रिसेंटली ये न्यूज में रहा है। इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने 2012 में। क्या विजन है इसका? डेवलप अ स्टेट ऑफ आर्ट डायनेमिकल प्रोडक्शन सिस्टम फॉर मॉनसून रेनफॉल ऑन डिफरेंट टाइम स्केल्स। मतलब कि मॉनसून रेनफॉल किस समय पे कितनी होगी, किस जगह पे कितनी होगी, उसका एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्रिडिक्शन सिस्टम को डेवलप करना, ये काम है इस नेशनल मॉनसून मिशन के अंदर। और इसको लॉन्च किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने। और इस नेशनल मॉनसून मिशन को एग्जीक्यूट करने की और कोऑर्डिनेट करने की रिस्पांसिबिलिटी दी गई आईआईटीएम को, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, पुणे को। कहीं ना कहीं जो इसकी मॉडलिंग है नेशनल मॉनसून मिशन सिस्टम के अंदर की, इसको उठाया गया क्लाइमेट फोरकास्ट सिस्टम ऑफ यूएसए के थ्रू। क्लाइमेट फोरकास्ट सिस्टम ऑफ यूएसए दुनिया के वन ऑफ द एडवांस सिस्टम्स में से एक है, और इसमें से ही हमारे नेशनल मॉनसून मिशन की जो अंदर के इक्विपमेंट्स और टूल्स को उनको उसी तरीके से कुछ रखा जा रहा है, ऑब्वियसली इंडिया की कंडीशंस के हिसाब से, इंडिया के वेदर कंडीशंस के हिसाब से। क्या ऑब्जेक्टिव है इस नेशनल मॉनसून मिशन के? इंप्रूव्ड प्रोडक्शन ऑफ मॉनसून रेनफॉल ऑन एक्सटेंडेड रेंज और इंप्रूव्ड प्रोडक्शन ऑफ टेम्परेचर रेनफॉल एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। ये स्केल जानने की आपको जरूरत नहीं है। तो भैया मॉनसून रेनफॉल का प्रोडक्शन को और इंप्रूव किया जा सके एक लंबे रेंज के लिए, एक लंबे ड्यूरेशन के लिए। तो यानी मॉनसून आने से लेके मॉनसून जाने तक का जो पूरा टाइम पीरियड है उसका प्रोडक्शन प्रॉपर तरीके से किया जा सके, ये नेशनल मॉनसून मिशन का ऑब्जेक्टिव है। दूसरी बात, टेम्परेचर, रेनफॉल, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स क्या क्या एसोसिएटेड होंगे मॉनसून के साथ, इसको पता करना। अब यहां पे एक्चुअली में ये जो एक्यूरेट फोरकास्ट लेके आई गई है रैपिड के द्वारा, इससे क्या बेनिफिट्स हुए हैं? तो देखिए, यहां पे बोला यह गया है कि टोटल एनुअल इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स, इसमें फार्मर्स भी आते हैं और लाइव स्टॉक ओनर्स भी आते हैं। अगर इनके टोटल बेनिफिट्स को देखा जाए तो भैया जो एक्यूरेट वेदर फोरकास्टिंग हुआ है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा, और रैपिड उसमें मदद करता है, और दूसरी एजेंसीज द्वारा, उसने कहीं ना कहीं 13,331 करोड़ रुपए का फायदा कराया है किसानों को। यानी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने एक स्टडी निकाली, एक रिपोर्ट निकाली, और इस रिपोर्ट के चलते मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने कहा कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और बाकी जितनी भी एजेंसीज, जैसे कि इसरो का ये जो रैपिड सिस्टम है और बाकी जितने भी तरीके की एजेंसी ऑब्जर्वेशन सेंटर से जो कि दुनिया भर में हमने डिप्लॉय कर रखे हैं, उससे जो भी फायदे निकल के आए हैं, ये फायदे आर अप टू द ट्यून ऑफ 13,331 करोड़। और अगले 5 साल में जो फायदे हैं वो 48,000 करोड़ तक
पहुंच सकते हैं, ऐसा बोल रही है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। इस डाटा को आप एग्जाम में कोट कर सकते हो चूंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का डाटा है। फिर ये बोला जा रहा है कि फिशर फोक्स, वो लोग जो मछलियां पकड़ते हैं, उनकी जो एनुअल इनकम है वो 663 करोड़ रुपए से बढ़ सकती है। और अगले 5 सालों में ये जो फिशिंग में इन्वॉल्व हाउस होल्ड्स हैं उनको 2391 करोड़ तक का फायदा हो सकता है। ये स्टडी किस डाटा के हिसाब से आई है? नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के हिसाब से आई है। ये जो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च है, इसने ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस एक स्टडी करवाई और इस स्टडी में ये सारा डाटा निकल के आ रहा है कि इतने करोड़ का फायदा इतने लोगों को इतने समय में हो सकता है। ये किसके रिस्पॉन्स में करवाई गई है? तो भैया गवर्नमेंट ने जो इतना पैसा खत्म किया है नेशनल मॉनसून मिशन को, जो 2012 से अब तक इतना पैसा खत्म किया जा चुका है, दुनिया भर में इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं, सैटेलाइट्स पे ज्यादा पैसा खत्म किया गया है, ज्यादा पैसा लोगों को डिप्लॉय करने में, इंस्ट्रूमेंट्स को लगाने में लगाया गया है, इसके फायदे क्या हैं? तो ये फायदे नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की ये रिपोर्ट बता रही है। फायदे मैंने आपको बता दिए, पीपीटी आपको मिल जाएगी, आप वहां पे भी कर सकते हो। अगर आप बात करो एनसीई, यार ये क्या है? तो ये इंडिपेंडेंट नॉट फॉर प्रॉफिट इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च थिंक टैंक है, दिल्ली में बेस्ड है। आप देखिए कि ये जो नेशनल मॉनसून मिशन है इसमें अब तक सरकार 1000 करोड़ रुपया लगा चुकी है। और कहीं ना कहीं एनसीईआर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की जो रिपोर्ट है ये बोलती है कि हर एक रुपया जो कि सरकार ने नेशनल मॉनसून मिशन में लगाया है ऑलमोस्ट वो 50 रुपए का रिटर्न दे रहा है। बोल रहा है ना कि अगले 5 सालों में जो इंक्रीमेंटल रिटर्न है वो 48,000 करोड़ का है। तो ऑब्वियसली ऑलमोस्ट 50 टाइम्स हो गया, यानी 1000 करोड़ रुपए लाया और 48,000 करोड़ से ज्यादा का बेनिफिट हो रहा है। यानी कि हर एक रुपया जो कि सरकार ने नेशनल मॉनसून मिशन के अंदर खर्च किया उससे जो रिटर्न आ रहा है वो 50 रुपए का है, जो कि 50 टाइम्स बेनिफिट है। मतलब जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया बेनिफिट उसका 50 गुना आ रहा है। और इसका एक मेजर बेनिफिट है प्रोमिनेंट वेदर सर्विसेज ऑफ आईएमडी। देखिए, अगर आप वेदर सर्विसेज को प्रॉम्प्ट तरीके से कुछ ग्रुप्स को अवेलेबल करवा सको तो उनको काफी फायदा होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ये क्या करते हैं कि डेली बेसिस पे, इनफैक्ट आवरली बेसिस पे ओशन स्टेट फोरकास्ट और वार्निंग इशू करते हैं। तो आपको पता है फिशरमैन रात को मछलियां पकड़ने जाते हैं और वो रात भर समुद्र में मछलियां पकड़ते हैं और सुबह 3, 4, 5 बजे वो मछलियां पकड़ के वापस आते हैं और फिर सुबह 8, 9 बजे कोस्टल इलाकों में आपको मेजर मार्केट बनता हुआ नजर आता है जहां पे मछलियां बेची जाती हैं। इन फार्मर्स को ये जरूरी है कि पता रहे कि कब समुद्र में तूफान आ सकता है, कब इनकी नाव फंस जाएंगी, कब ये मछली पकड़ने जाए कि फिश कैच ज्यादा हो। ये इंफॉर्मेशन उनको कौन प्रोवाइड करता है? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। अगर आप बात की जाए नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की सर्वे रिपोर्ट की, ये जो सर्वे रिपोर्ट है ये 16 स्टेट्स के 173 रेनफेड डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करती है। और इस रिपोर्ट के अंदर जितने भी फार्मर्स कवर किए हैं उनमें से 98% फार्मर्स ने बोला है कि इस, यानी कि ये जो आपका इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो समय समय पे वेदर एडवाइजरी इशू करता है, इन वेदर एडवाइजरीज के हिसाब से इन लोगों ने, यानी जो फार्मर्स है उन्होंने अपनी वैरायटी ऑफ क्रॉप जो उगाने हैं वो बदले हैं, किस समय पे हार्वेस्ट करना है वो बदला है, उसके बाद हार्वेस्ट जल्दी करना है या देर से करना है, हार्वेस्ट करने के बाद जगह कहां उसको स्टोर करना है, क्रॉप को किस हिसाब से वेदर के हिसाब से चेंज करना है, जल्दी सो करना है या लेट से करना है। तो अगर आईएमडी इशू करता है कि मॉनसून 15 दिन लेट आएगा तो ऑब्वियस सी बात है जो सोइंग है क्रॉप्स की वो फार्मर 15 दिन लेट करेंगे। तो नॉर्मल कर जब क्रॉप्स लगाई जाती हैं मॉनसून सीजन के आने से पहले लगा दी जाती हैं ताकि जब मॉनसून सीजन आए तो ऑटोमेटिकली उन क्रॉप्स को एग्रीकल्चर मिल जाए। तो भैया प्लॉइंग कब करनी है, लैंड को प्रिपेयर कब करना है, पेस्टिसाइड कब लगाना है, फर्टिलाइजर कब डालना है, इरिगेशन कब करना है, इस हर तरीके की सर्वे, इस हर तरीके की ये वेदर एडवाइजरी इशू की जाती है रैपिड के द्वारा, आईएमडी के द्वारा, जितने भी तरीके के अलग अलग ये इन्वायरमेंटल वेदर फोरकास्ट ऑर्गेनाइजेशन है उन सबके द्वारा। फिर भाई ये सर्वे रिपोर्ट ये भी बोलती है 94% फार्मर्स ने बोला है कि भैया उनको इन वेदर एडवाइजरीज की वजह से लॉसेस कम हुए, इनकी इनकम बढ़ी है। 82% फिशरमैन जिनको सर्वे किया गया है, मतलब टोटल जितने लोगों को सर्वे किया गया उसमें से 82% फिशरमैन ने बोला है कि हम ओशन स्टेट फोरकास्ट की एडवाइजरीज को इस्तेमाल करते हैं। उस ओशन स्टेट फोरकास्ट की एडवाइजरी के बेसिस पे ये लोग सी में मछलियां पकड़ने जाते हैं और इनमें से 95% ने बोला है कि कभी कभी हम पहले मछलियां पकड़ने जाते थे और हमारी फिश कैच बहुत कम होती थी, हमारे पकड़ में मछलियां आती नहीं थी। अब उनके मछलियों के पकड़ने का जो रेट है वो बढ़ गया है।
क्योंकि इन वेदर एडवाइजरी की बेसिस पे, सैटेलाइट डाटा के बेसिस पे पता चल जाता है कि किस जगह पे किस समय पे ज्यादा मछलियां मिल सकती हैं और किसानों की जानों को भी कैसे बचाया जा सकता है। तो उनको पहले बता दिया जाता है कि आप इस समय पे मछली पकड़ने जाओ तो आपको ज्यादा मछली मिलेगी और आपको वेव से कम खतरा है। तो अननेसेसरली आप मछलियां पकड़ने जाओ, कुछ ना मिले, उससे 18.25 करोड़ रुपए इन फार्मर्स के बचे हैं। पहले क्या होता था, जब फार्मर्स के पास किसी प्रकार की वेदर एडवाइजरी नहीं होती तो वो अपने हिसाब से समुद्र में निकल जाते थे और जब उनको फिश कैच नहीं मिलती थी तो जो भी उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट समुद्र में जाने की बढ़ जाती थी। देखिए जो बोट्स होते हैं ना, कई फार्मर्स बोट्स को रेंट करते हैं। उस बोट्स में जो डीजल इंजन होते हैं उनमें डीजल डालना पड़ता है, पैसा खत्म करना पड़ता है। वो पैसा कम खत्म होगा अगर आप वेस्टफुल फिशिंग एक्सपेडिशंस को अवॉइड करो। ओके, फिर भाई पोटेंशियल फिशिंग जोन एडवाइजरीज इशू की जाती हैं, जिससे पता चल जाता है कि आप किन जगहों पे जाओ तो आपको फिश कैच ज्यादा मिलेगा। और इन एडवाइजरीज के बेसिस पे 1079 सक्सेसफुल फिशिंग एक्सपेडिशंस के चलते 1.92 करोड़ की एडिशनल इनकम हुई है इन फार्मर्स की उन जगहों पे जहां जहां पे ये सर्वे कंडक्ट किया गया। तो कहीं ना कहीं वेदर फोरकास्टिंग की इंपॉर्टेंस यहां आपको पता चल जाती, चाहे वो फिश कैच हो, चाहे वो लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट हो, चाहे एग्रीकल्चरल क्रॉप्स का प्रोडक्शन हो। टेम्परेचर में चेंजेस होंगे ही होंगे। अभी टेम्परेचर कम हो, ज्यादा हो, उससे होस्ट प्लांट्स में पेस्ट अटैक ज्यादा होंगे, रेनफॉल कम ज्यादा हो सकती है। ओवरऑल जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है वो बदल सकती है। अभी इन्वायरमेंटल कंडीशन बदलेंगी तो वेदर बदलेगी। तो अगर वेदर की इंफॉर्मेशन एडवांस में आ जाती तो प्रिसीशन एग्रीकल्चर किया जा सकता है, जिससे एग्रीकल्चरल आउटपुट को बढ़ाया जा सकता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद करके। इसमें जीपीएस गाइडेंस, सेंसर्स, ड्रोन्स, वेरिएबल रेट फर्टिलाइजेशन, क्रॉप हेल्थ। देखिए जब आपके पास ऑलरेडी वेदर का डाटा है, उस वेदर के डाटा को आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ मिलाया, आपने वेदर प्रोडक्शन कर लिया। इसमें सैटेलाइट, एरियल इमेजरी सबकी मदद पड़ी। अभी सैटेलाइट और एरियल इमेजरी से आप ये भी पता कर सकते हो कि भाई किसी एक क्रॉप में कोई पेस्ट तो नहीं लग रहा। अगर पेस्ट लग रहा है तो दवाई छिड़को, अगर उसको इरिगेशन की जरूरत है तो इरिगेशन दो, जहां पे उसको पानी कम मिल रहा है वहां पे डिप इरिगेशन का प्रयोग करो। तो मतलब, और फिर ड्रोन्स की मदद से आप फर्टिलाइजर भी उनके ऊपर फेंक सकते हो। बेसिकली एक क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं। और क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग मैनेजमेंट में हमारी जो वेदर एडवाइजरीज हैं वो मेजर रोल प्ले कर रही हैं। आईएमडी और जो बाकी एजेंसीज मैंने बताए वो कहीं ना कहीं एक मेजर रोल प्ले कर रही हैं। हालांकि कहीं ना कहीं हमारी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वेदर फोरकास्ट की, ये तब तक उतने पोटेंट तरीके से सामने नहीं आ जाती जब तक हम लोग कॉमर्शियल एग्रीकल्चर नहीं होते। यूएस में चले जाइए, फार्मर्स के पास हजारों की एकड़ की तादाद में लैंड होता है, बट इंडिया में स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है। वो कभी भी किसी भी हिसाब से अपने कंजम्पशन के लिए खेती बाड़ी करते हैं। तो अगर आप एक ये प्रेडिक्शन की फील्ड में आगे आ रहे हैं, वेदर फोरकास्टिंग बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, दैट इज अ गुड थिंग, नो डाउट इट इज अ गुड थिंग। बट जरूरी यह है कि इस चीज को कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के साथ जोड़ा जाए, लैंड कंसोलिडेशन किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जाए, तभी जो पूरा का पूरा पोटेंशियल है ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन का, इसके हम फुल फ्रूट्स को पा सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कुछ सीखने को मिला होगा।